गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज जैन साइंस कैटलिस्ट क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूं मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं उनके जो केमिस्ट्री का पेपर था, मल्टी एग्जाम के दौरान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हमने बच्चों के लिए सीरीज चलाई। जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे थर्ड का हो, चाहे फिफ्थ का हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज चलाई और उससे बच्चों को काफी हेल्प भी हुई, काफी कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हुआ, तैयारी में उनकी काफी हेल्प हुई। इसी प्रकार आज जो मैं बात करूंगा, आज जो पेपर जो केमिस्ट्री का है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आए थे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आते हैं पेपर पैटर्न में। देखिए, पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चंस का पैटर्न्स है, 4 प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप। हमने जो सीरीज चलाई थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए चलाई थी, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लें तो हमारा और हमें पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए। चलिए आज उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है, क्या कहता है? पहला प्रश्न ही क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकिरण संबंध नहीं दर्शाता? Which of the following pair does not show diagonal relationship? अब डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता है कि किस किस के बीच होता है। ये आपने देखा है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। यदि मैं इस प्रकार लिखूं और यहाँ पर इसके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और ये सिलिकॉन, इस प्रकार से हम इन ग्रुप के कंपाउंड को लिखें तो देखिए डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच यहाँ पर 100 होगा, बिल्कुल होगा भाई। इसी प्रकार लिथियम मैग्नीशियम का होगा, ये तो हो रहा है, बेरिलियम एल्युमिनियम, लिथियम मैग्नीशियम का भी हो रहा है। और बोरॉन सिलिकॉन, ये भी डायगोनल रिलेशनशिप विकर्ण संबंध दर्शा रहा है। बोरॉन और सिलिकॉन कौन नहीं दर्शा रहा है? कौन नहीं दर्शा रहा है? इसमें सोडियम और मैग्नीशियम। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि सोडियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और यदि आपने तैयारी करी होगी, क्वेश्चंस को देखा होगा तो जरूर आपका ये सही हुआ होगा। फिर भी यदि नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे तैयारी करें और एक दो क्वेश्चन, जरूर नहीं कि 100% हम सारे क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे, एक दो क्वेश्चंस हमारे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, मेरा ऐसा मानना है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्षार धातु जिसे हमेशा मिट्टी के तेल कैरोसिन में रखा जाता है, वह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। द एल्कली मेटल विच इज ऑलवेज केप्ट अंडर कैरोसिन। 11th क्लास से आप देखते हुए आए हो, 11th क्लास से प्रैक्टिकल करा है आपने रेडिकल एनालिसिस करा होगा, एलिमेंट एनालिसिस करा होगा फंक्शनल ग्रुप का, और वहां पर हमने क्या देखा था कि भाई छोटे छोटे मेटल के पीस कैरोसिन में रखे जाते थे और वो क्या थे, उनसे कहते थे भाई, हमारे टीचर आपके कहते थे कि भाई इनसे दूर रहें। एक ही पीस बड़ी मुश्किल से मिलता था और वो क्या था? वो क्या था? सोडियम। सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि बहुत ही एक्टिव है, वायु के साथ शीघ्र क्रिया कर लेता है, सोडियम रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और पानी में डालने पर क्या लग जाती है? आग लग जाती है। इसलिए आपको पता है भी सोडियम को किस में रखा जाता है? कैरोसिन में रखा जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा इसका उत्तर। ये भी आपका ज्यादातर बच्चों का सही हुआ होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन हमें नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में भी। चलिए, ये है द्रव अमोनिया में। अब देखिए एस ब्लॉक के कई क्वेश्चंस आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कहां से और किस लेवल तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, द्रव अमोनिया में क्षार धातुओं के विलयन का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? द डीप ब्लू कलर ऑफ एल्कली मेटल सॉल्यूशन इन लिक्विड NH3 इज ड्यू टू। अब द्रव अमोनिया में क्षार धातुओं को डाला जाता है, मान लीजिए मेटल है, क्षार धातु, अब समझते हैं सभी बच्चे,
मैं इस देखिए मेटल लिख दिया और क्या लिख दिया यहाँ पर अमोनिया, क्या लिख दूं X प्लस वाई NH3, NH3 के साथ क्या करे ये रिएक्ट करे NH3 क्या बनाएगा, ये हमें क्या देगा, ये इस प्रकार से बनता है कि MnH3 का होल X पॉजिटिव प्लस प्लस और क्या बनता है यहाँ पर प्लस बनता है NH3 का होल Y माइनस, ये बनता है। तो इस प्रकार से कम, ये X और प्लस Y क्या है, X प्लस वाई कुछ नहीं है, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जिस प्रकार हम 3 को 1 प्लस 2 लिख दें भाई, जैसे हमारे पास सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने M प्लस 2NH3 हमने लिख दिया 3NH3 और 3 को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 2 लिख दिया, 4 है 2 प्लस 2 लिख दिया, तो वो ये सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं ये क्या बनते हैं सॉल्वेटेड, ये क्या कहलाते हैं सॉल्वेटेड अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, विलायकृत अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बने ये वाले, ये क्या करते हैं विजिबल रीजन से क्या लेते हैं एब्जॉर्ब एनर्जी करते हैं, एनर्जी का एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन से, और जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है क्षार धातुओं का रंग क्या दिखाई देता है नीला दिखाई देता है। तो अपना उत्तर भी यही हो जाएगा भाई कि सॉल्वेटेड अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, विलायकृत अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन्स, इसके कारण नहीं होता नीला रंग, नीला रंग होता है इनके कारण इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इसलिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चंस आगे भी हेल्प करेंगे, जो स्टूडेंट्स आगे आएंगे क्लासेस में, जो थर्ड सेमेस्टर में आएंगे नेक्स्ट सेशन में, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे, उनके रिवीजन के लिए भी। देखिए PYQs बन गया, उनके लिए क्या बन गया ये PYQ बन गया, तो उन बच्चों के लिए भी, आने वाले बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता दर्शाता है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कितना सरल क्वेश्चन 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हम पढ़ते आ रहे हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है, फ्लोरीन की क्या होती है हाईएस्ट होती है, और कितनी होती है 4 होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में भाई फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। ये 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इससे सरल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कहाँ गया फ्लोरीन, ये रहा, ये इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसको भी टिक मार्क कर लें, फ्लोरीन ज्यादातर बच्चे सही कर आए होंगे, इसमें मुझे कोई डाउट बच्चों से नहीं है। अच्छा देखिए, अब देखिए कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनका लेवल 11th कैटेगरी का था, 11 12 अगर जिस बढ़िया पढ़ रखा है, बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो वो बच्चे बढ़िया ढंग से कर आए, उन्होंने सारे क्वेश्चंस इजी गोइंग कर दिए होंगे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व श्रृंखलन की अधिकतम प्रवृत्ति दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सो द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। अब श्रृंखलीकृत की ज्यादातर प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, मैक्सिमम, अधिकतम भाई कौन दिखाता है। आप पढ़कर आए हो, नहीं पढ़कर आए तो ये थप्पड़ मार लेना, अगर इस क्वेश्चन को सही नहीं करा तो अपने गाल पे 2 थप्पड़ मार लेना भैया, शर्म से पानी पानी हो जाने चाहिए आप लोग, यदि ये क्वेश्चन आपने सही नहीं करा तो। क्या उत्तर हो जाएगा कार्बन, इसका आंसर क्या है कार्बन है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को। कार्बन की सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक में, कार्बन को ही सबसे, कार्बन बेस्ड ही है सारी हमारी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, क्यों है क्योंकि कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसकी सबसे ज्यादा है। चलिए डाइबोरेन में कितने 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, डाइबोरेन कंटेन हाउ मेनी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। देखिए ये था डाइबोरेन B2S6, B2S6 होता है डाइबोरेन, क्या होता है B2S6, ये BH, ये ऐसे था, ये BH, एक H ऐसे था, इस प्रकार से B2S6 हो गया। इसमें 2 ऐसे ही, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड,
टू बॉन्ड क्या रहते हैं इसमें, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। भाई ये 3 सेंटर्ड ही तो है भाई, 1 2 3 या 3 सेंटर्ड हो गए। मैंने बताया भी था क्लास में, ही आप बहुत बढ़िया ढंग से आपको एक्सप्लेन कराता, उस क्लास को देख लेना आप डाइबोरेन को। यदि ये समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर अपनी क्लास को आप चेक कर लेना। तो क्लास को आप देख लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। डाइबोरेन में कितने 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 और 1, एक ऊपर एक नीचे, 2 बॉन्ड है। तो क्या क्या उत्तर आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन भेजे। बोराजिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, इससे सरल क्वेश्चन और क्या लेंगे आप एग्जाम में, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता। इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजिन जो है क्या है, बेंजीन जैसा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको बोला जाता है। फुलरिन निम्न में से किसके बने होते हैं, फुलरिन केवल किसका बना रहता है, कार्बन का बना रहता है। किसका बना रहता है, ओनली कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं फुलरिन में। देखा होगा C60 है, C70 है, इस प्रकार से बकमिंस्टर फुलरिन ने बताया था। तो ये क्या है, केवल कार्बन। सिलिकेट कौन सी मौलिक इकाई से बने थे, SiO4-4 होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी, क्या रहती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, TD शेप रहती है। और SiO4-4 यूनिट सिलिकेट्स में जो रहती है, ये बताया था, डिस्कस भी किया था ये क्वेश्चन, SiO4-4 यूनिट सिलिकेट में प्रेजेंट रहती है, और जो किस शेप में रहते हैं, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय शेप में ये प्रेजेंट यहाँ पर रहते हैं। चलिए तो ये भी आपने देख लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई बहुत ही टिपिकल नहीं थे, थर्ड सेमेस्टर का पेपर बहुत सिंपल था। कौन सा हेलोजन कमरे के ताप पर द्रव होता है, अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो 11th क्लास से स्टूडेंट पढ़ता आ रहा है। कौन सा हेलोजन होता है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन जल भी आपने सुना होगा, ब्रोमीन जल का भी उपयोग करते हैं। तो ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर कहां से बना, ब्रोमीन से तो बना। तो ये क्या है, ब्रोमीन हेलोजन कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव रहता है। कौन सा अंतर हेलोजन युग्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन सा है। इंटर हेलोजन का मतलब जैसे दो हेलोजन प्रेजेंट हो। अब भाई दो हेलोजन किस में प्रेजेंट है, दो हेलोजन यहां तो नहीं है, तो ये तो नहीं है, Cl2 है। ये भी हेलोजन है कि नहीं, दो अलग अलग हेलोजन होने चाहिए भाई, ये भी नहीं है। आंसर ये क्लियर दिख रहा है, IF7 क्या है, हेलोजन, आयोडीन और फ्लोरीन है, यही तो होते हैं हेलोजन। कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजन। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव होता है। चलिए नोबल गैसेस सामान्यतः अक्रिय होती है क्यों, अब बताओ। इतने सरल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे कि ये तो सारे क्वेश्चंस हम इजी गोइंग कर पाए, जिसने नहीं भी पढ़ा ना भाई कुछ भी, 11 12 भी पढ़ रखी बढ़िया ढंग से, तो वो कर दे इनको। धातु होते हैं नहीं, भारी होते नहीं, द्वीप परमाणु तो होते ही नहीं, मोनोएटमिक होते हैं। दे हैव कंप्लीट वैलेंस शेल, बिल्कुल सही, वेरी, दे हैव कंप्लीट वैलेंस शेल। संयोजकता कोष पूर्ण रूप से भरा रहता है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, ये आपने पढ़ रखा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दे हैव कंप्लीट बैलेंस सेल। हाँ भाई कर लिया, ये नोट कर लिया, देख लिया आपने कितने सरल सिंपल क्वेश्चन आए। फ्लोरोसेंट लैंप में सामान्यतः कौन सी नोबल गैस प्रयुक्त होती है। अब फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, भाई कौन सी होती है, आर्गन होती है। ये अपन ने डिस्कस भी किया था कि आर्गन जो है फ्लोरोसेंट उत्पन्न करती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आर्गन इसका आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए XCF2 की आणविक ज्यामिति क्या होती है भाई, XCF2, XCF2 ये है, यदि XCF2 को हम देखें तो Xc इस प्रकार से, ये XCF2 की मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है Xc में, Xc क्या है, जेनॉन,
इसके बाह्यतम कोश में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नोबल गैसेस के? 8 होते हैं भाई, ये सबको पता है। तो यहाँ पर जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये 3 लोन पेयर है। और यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूं? यहाँ पर मैं जोड़ दूं क्लोरीन और यहाँ पर, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई? लीनियर हो गई। क्या हो जाएगा? लीनियर आंसर आ जाएगा। जियोमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? जियोमेट्री हो जाएगी रेखीय। रेखीय जियोमेट्री इसकी बन जाती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लैटिमर आरेख क्या दर्शाता है। लैटिमर आरेख हमें क्या दर्शाता है? ये क्या दिखाता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताता है। मानक अपचयन विभव, लैटिमर आरेख आपने पढ़ा होगा, किसके बारे में बताते हैं? मानक अपचयन विभव की बात करते हैं लैटिमर आरेख। तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए। अब देखो ऑक्सीकरण की परिभाषा पूछ ली, इससे सरल भी कुछ होगा क्या भाई? इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। जिसने 11th क्लास पढ़ रखी, मैं बार बार कह रहा हूं कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो वो स्टूडेंट्स इनको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ पा रहा है और कर पा रहा है। अच्छा, तो बीएससी में स्टूडेंट्स की ये भ्रांति रहती है कि सर मार्क्स नहीं आते, लेकिन यदि आप साइंस कैटलिस्ट के साथ चलेंगे, साइंस कैटलिस्ट की क्लासेस को अटेंड करेंगे, मैं कहता हूं मार्क्स नहीं, आप टॉप करेंगे। मार्क्स नहीं, आप टॉप करेंगे यदि आप साइंस कैटलिस्ट के साथ चलते हैं। उनकी क्लासेस अब सारी सीरीज हम साइंस कैटलिस्ट की जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आ रहे हैं। पूरी सीरीज, चाहे जूलॉजी की क्लास हो, बॉटनी की क्लास हो, केमिस्ट्री की क्लास हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, सभी के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज ला रहे हैं क्लासेस की। तो आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में सारी क्लासेस मिलेंगी। वहां से यदि आप साइंस कैटलिस्ट की क्लासेस के साथ चलेंगे तो आप मार्क अच्छे नहीं, टॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन की हानि तो नहीं होती, ऑक्सीजन तो जुड़ता है, हाइड्रोजन तो हटता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो उत्तर अपना क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोरबैक्स आरेख है, दो प्रजातियों को अलग करने वाली रेखा क्या दर्शाती है? इन्हें पोरबैक्स डायग्राम, द लाइन सेपरेटिंग टू स्पीसीज रिप्रेजेंट, क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। यहाँ इक्विलिब्रियम रहता है, यहाँ पर क्या रहता है? इक्विलिब्रियम रहता है। रेखा के एक तरफ दूसरी प्रजाति रहती है, स्पीसीज रहती है, दूसरी तरफ अन्य स्पीसीज रहती है। दोनों के बीच एक क्या बन जाता है? इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो इक्विलिब्रियम वाली देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम, ये आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम बिटवीन स्पीसीज। तो ये आंसर हमारा निकलकर आ जाता है। निम्नलिखित में से अजलीय विलायक कौन सा है? अजलीय विलायक की बात हो रही है। अजलीय एथेनॉल है क्या? नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एक्वस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल तो है ही, और क्या हो गया? द्रव अमोनिया ही हो गया इसका आंसर। फिर क्या हो गया? द्रव अमोनिया। क्या बन गया आंसर? द्रव अमोनिया बन गया। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगा भाई? एसआई यूनिट देखिए, पास्कल तो प्रेशर की होती है, जूल एनर्जी की होती है, क्यूरी है तो रेडियो एक्टिविटी की, लेकिन एसआई यूनिट नहीं, अदर यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है? बैकुरल। एसआई यूनिट क्या होती है? बैकुरल होती है इसकी यूनिट। इसका आंसर क्या होगा? बैकेरल। नाभ की अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा किससे आती है? नाभ की ऊर्जा में आपने देख पढ़ा होगा, नाभ की ऊर्जा में क्या होता है? द्रव्यमान की क्षति होती है। अभिकारक का जो उत्पाद का द्रव्यमान है, अभिकारक के द्रव्यमान से क्या रहता है? कम रहता है, जो एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होगा? मास डिफेक्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। रासायनिक बंध तो नहीं होते, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, ये नहीं होते, द्रव्यमान क्षति इसका आंसर हो जाए। निम्नलिखित समभारिक कौन से? भार भाई, अब ये भी क्वेश्चन भी मुझे कराने पड़ रहे हैं, आपको बताने पड़ रहे हैं कि
देखिए समभारिक, भार जिसका समान हो भाई, भार किसका समान है मेरे बेटे, भार किसका समान है, ये 12 है, ये 13 है, नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, नहीं है, ये 16 है, ये 17 है, नहीं है, ये देखो 40 है, ये 40 है सर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा, आंसर यही निकल कर आ जाएगा, भार समान है। ये छोटा बच्चा भी कर सकता है, जो 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो भी बता सकता है भैया कि ये भार इसमें समान आ रहा है। और भार समान आ रहा है, आपके छोटे बहन भाई से पूछ लेना, जो 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ रहे हो, वो बता देगा भैया दीदी ये इसमें भार समान है, तो उत्तर यही होगा। चलिए, लैम्डा बराबर 1 पॉइंट, लैम्डा इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, 0.1, तो टी हाफ, टी हाफ पूछा गया है भाई, टी हाफ पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, इफ ए सब्सटेंस हैज ए डिके कांस्टेंट, लैम्डा दे दिया इन्होंने, लैम्डा दे दिया इन्होंने, और लैम्डा के बाद, लैम्डा देने के बाद हमसे क्या पूछा है, हाफ लाइफ पूछी है इसकी। हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला है, हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला है, टी हाफ बराबर क्या होता है भाई, देखो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन क्या लिख दूं, लैम्डा कर दिया, अपॉन लैम्डा। अब अपने पास क्या है, 0.693, लैम्डा की वैल्यू 0.1, तो क्या हो जाएगा, आंसर अपना क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.93, 6.93 आपका उत्तर आ जाएगा, ये वाला उत्तर बन गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले में सीधा, और कोई गुणा भाग ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है, ओनली फॉर्मूले पर बेस्ड है, गुणा भाग की ऐसी कोई इसमें नीड नहीं पड़ रही। चलिए, निम्नलिखित में से यूरेनियम 235 विखंडन का उत्पाद नहीं है, ये पूछा नहीं है, ये नहीं पूछा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम 235, फिशन, फिशन में क्या बनता है, 56 बेरियम 141, 56 बेरियम 141, 36 क्रिप्टॉन 89, ये भी बनता है, ये भी बनता है, न्यूट्रॉन भी बनता है, ये नहीं बनता ड्यूटीरियम, तो उत्तर अपना क्या हो गया, यही हो ड्यूटीरियम, ये इसका आंसर निकलकर आ गया। एलिंगम आरेख किसके बीच बनाया जाता है, एलिंगम डायग्राम आर प्लॉटेड, भाई किसके बीच प्लॉटेड किया जाता है, कोई बच्चा बता सकता है, टेम्परेचर और गिब्स एनर्जी के बीच प्लॉट किया जाता है, तो टेम्परेचर और गिब्स एनर्जी देख लें, ये तो एंथैल्पी है, नहीं ये तो नहीं होगा भाई, एंथैल्पी है, दाब और ताप नहीं, ये भी एंट्रोपी है, टेम्परेचर और गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, तो इनके बीच एलिंगम जो डायग्राम है बनाया जाता है। द्रव SO2 को किस प्रकार का विलायक माना जाता है, द्रव SO2 को किस प्रकार का विलायक माना जाता है, प्रोटिक है क्या, प्रोटिक तो नहीं है, उभयधर्मी भी नहीं है, प्रोटिक भी नहीं है, ये क्या है, एप्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट माना इसको जाता है, एप्रोटिक विलायक माना जाता है। थायराइड रोगों के उपचार 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई, गलकंड रोग हो जाता है और उसमें आयोडीन 131 की जरूरत पड़ती है, आयोडीन 131 की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, ये आप 10th क्लास से, चाहे 9 10th क्लास का बच्चा बता दे, इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो जो कि बहुत ही सरल थे। मुक्त मूलक हैलोजनीकरण में क्रियाशीलता क्रम क्या होगा, अब देखिए हैलोजन में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, इसमें तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आ गया फ्लोरीन, ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा भाई क्रियाशील है इसमें, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद क्या है, आयोडीन, तो इसकी क्रियाशीलता का ऑर्डर ये निकलकर आ जाता है। चलिए, बेयर तनाव सिद्धांत किसके स्थायित्व की व्याख्या करता है, बेयर तनाव सिद्धांत, बेयर जो स्ट्रेंथ थ्योरी है वो किसकी बताता है, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी चक्रीय जो साइक्लिक कंपाउंड है उनको एक्सप्लेन करता है, इसका आंसर क्या हो गया, चक्रीय यौगिक जो साइक्लिक यौगिक है, कार्बोकैटायन को नहीं करता,
एरोमेटिक को नहीं करता, एनाइन को नहीं करता, किसको करता है? साइक्लिक कंपाउंड्स को बताता है। बेयर के सबसे अधिक स्थायी साइक्लोएल्केन है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे स्थायी जिसमें स्ट्रेन कम होगा, और स्ट्रेन किस में कम होगा? जिसमें जो टेट्राहेड्रल है 1.109 रहता है टेट्राहेड्रल में, उसके जो पास आसपास होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो उसके आसपास कौन सा है? जो साइक्लोपेंटेन है उसमें 108 का कोण रहता है लगभग। एंगल कितना रहता है? 108। डेट इज नियरेस्ट क्या है ये? 109 के नियरेस्ट है, टेट्राहेड्रल के नियरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा स्थायी यही रहेगा, सबसे ज्यादा स्थायी यही रहेगा। दिए गए यौगिक का आयुपेशी नाम बताइए। अब ये आयुपेशी नाम तो भाई आपने, ये कंपाउंड है, यहाँ इस तरह से C2H5 जुड़ रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया, और एक छोड़कर यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? CH3 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल दें। 1 इथाइल 3 मिथाइल है, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही हो गया। तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। प्रोपीन की अभिक्रिया HCl से कराने पर मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है? देखो कंसेप्चुअल है क्वेश्चन। प्रोपीन है, ये लो CH3 CH डबल बॉन्ड प्लस HC। मार्कोनिकॉफ का रूल जिसके स्टूडेंट्स को पता है वो 101% सही कर आया होगा। जिसको मार्कोनिकॉफ पता है कि अधिक ये पॉजिटिव है, और ये क्या है भाई? ये तो पॉजिटिव है, और ये क्या है? नेगेटिव। ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये कहां जुड़ेगा? CH3 CHCl Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट इसका बनेगा, और ये क्या बन जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि एडिशन रिएक्शन में ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां पर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर क्या हो? हाइड्रोजन कम हो। यहां पर आप देख रहे हो 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 हाइड्रोजन। जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उनको देखना है, बाकी को अपने को नहीं देखना है। तो यहाँ पर 1 है तो क्लोरीन कहां पर जुड़ जाएगा? इस पर जुड़ जाएगा, इस पर Cl जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 क्लोरोप्रोपेन इसका प्रोडक्ट बन जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एथीन का ऑक्सीकरण गर्म सांद्र KMnO4 से कराने पर क्या बनता है? देखिए एथीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, देखिए गर्म सांद्र से पहले तो क्या ग्लाइकोल ही बनता है, होना तो ये चाहिए था CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर H2O प्लस O किससे? KMnO4 से कराते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2OH CH2OH, ये होता है। ये बेयर रिएक्शन कहलाती है। KMnO4 क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, जो अनसेचुरेशन की भी पहचान आइडेंटिफिकेशन है। अब गर्म से कराते हैं तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एथिलीन ग्लाइकोल, और क्या देता है? ये देता है फार्मिक एसिड और CO2H2O। चूंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, एथिलीन ग्लाइकोल ही लिखा हुआ है, तो हम क्या मान के चलेंगे? एथिलीन ग्लाइकोल इसका आंसर मानकर चलेंगे इस क्वेश्चन पर। डील सेल्टर अभिक्रिया है। डील सेल्टर में क्या होता है? एक क्या रहता है? एक कॉन्जुगेटेड डाइईन्स रहती है, एक एल्कीन्स रहती है, यही तो रहता है डील सेल्टर्स में। डाइईन, डाइईन का मतलब जिसमें 2 पाई बॉन्ड हो, 2 पाई बॉन्ड में 4 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और एल्कीन में कितने रहते हैं? 2, तो 4 + 2, ये वाली बात हो गई कि डाइईन और एल्कीन आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और ये क्या बना देते हैं? 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का निर्माण होता है, चक्रीय संयोजन ये होता है डील सेल्टर रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। चलिए, एल्काइन की द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है, क्या कहते हैं? एल्काइंस रिएक्ट विद सोडियम। एल्काइन सोडियम के साथ रिएक्ट करें इन लिक्विड NH3 टू गिव, तो यहां पर क्या देता है? ये ट्रांस एल्कीन देता है। क्या देता है? हमेशा ट्रांस एल्कीन ये देगा। तो ये हमें क्या बनेगा? जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं,
CH3 ये है, यही तो है। इस पर हमें क्या करा दें, NH3, देखो NH3 और सोडियम की रिएक्शन कराएं तो ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड, ये बन जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3 H, ये ट्रांस एल्कीन बनती है। क्या बनती है, ट्रांस एल्कीन यहां पर बनती है, तो उत्तर हो जाएगा ट्रांस एल्कीन। रह गया क्या कोई, ये तो हो गया। अगला 35 क्वेश्चन जो है क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि SN1 अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। भाई मेरे नाभिक स्नेही की सांद्रता पर नहीं करती, विलायक पर नहीं करती, दोनों पर भी नहीं करती, केवल केवल किस पर करती है, अभिकारक की। बहुत ही सिंपल, अरे मार्कर भी देखो कहां जा रहा है हमारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे, किस पर डिपेंड करती है, अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करती है, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इस पर डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। मैं कह रहा हूं जिसने बेसिक, जिसको कंसेप्ट क्लियर है, उसको पढ़ने की, इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन को 10 मिनट में सोल्व कर दिया होगा। यहाँ पर देख, कौन सा अभिकर्मक एल्कोहल एल्कोहल को एल्किल ब्रोमाइड में परिवर्तित करता है। एल्किल ब्रोमाइड यहाँ तो आ ही नहीं रहा, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि ब्रोमाइड इसमें नहीं है, बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, यहाँ है HBr, ये कुछ नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका सीधा से सीधा। एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया किस अभिक्रिया क्रियाविधि का अनुसरण करती है। एल्किल हैलाइड पर यदि हम किसकी रिएक्शन करा दें, कह रहे हैं कि एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद एल्कोहलिक KOH, E2 मैकेनिज्म, किसको, फ्री रेडिकल से नहीं होती है भाई। ये कई बच्चे फ्री रेडिकल करके आए थे, नहीं होती। SN1 SN2 भी नहीं होती। ये कौन सी होती है, E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन कहलाती है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, बहु पॉलीमराइजेशन में किया है, सिंपल है। ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन इनमें किसी में नहीं होता है, केवल बहुलकीकरण में होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। अब आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये लेवल का क्वेश्चन था कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर। आंतरिक ऊर्जा, ऊर्जा किसका फलन है, टेम्परेचर का फलन है। किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ऊष्मा गति के प्रथम नियम का कथन है, द्रव्यमान संरक्षण का कथन है, पढ़ते हुए, अरे नहीं सर नहीं, कहां जा रहे हो सर, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी ना तो नष्ट की जा सकती है, ना उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, दैट इज ऊर्जा संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। चलिए, इन एडियाबेटिक एक्सपांशन द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, ये लेवल का क्वेश्चन था, ये अच्छा था भाई, ये कर आए हो तो आपकी तैयारी बढ़िया है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आदर्श गैस का तापमान घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होते हैं, रुद्धोष, जिसको हिंदी में कहते हैं रुद्धोष प्रक्रम कहा जाता है, और डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। रुद्धोष प्रक्रम में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो यहां पर जो है इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल की रहेगी वही काम में आएगी, वही काम में आएगी प्रसार में, और वही काम में आएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। कोई बाहर से ना तो एनर्जी आई, ना अंदर से बाहर गई, अंदर वाली एनर्जी का यूज हुआ, और एनर्जी का यूज हुआ तो एनर्जी घटी, घटी तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा भाई, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घटता है। बात आ गई समझ में। एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, एंथैल्पी
एंथैल्पी क्या है? कार फलन तो है नहीं, पथ फलन भी नहीं है, ये क्या है? अवस्था फलन होती है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। डेल्टा एच बराबर क्या होता है? H2 माइनस H1। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? ताप तो क्या है? इंटेंसिव है, ये भी इंटेंसिव है, ये भी इंटेंसिव है। ये जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक्सटेंसिव, जो मात्रा पर निर्भर करती है, मात्रात्मक गुण। इसको क्या कहते हैं? मात्रात्मक भी कहा जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान होगा, ऊष्माशोषी जो होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इसके लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है। और होती है एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी होती है, डेल्टा एच लेस देन 0 होता है। अपनी पूछ रहे हैं ऊष्मा शोषी, क्या पूछा जा रहा है? यह है ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी के लिए देख लो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। ये वाला उत्तर, ये 2 बार लिख गया, ये एक ही है भाई, ये माइनस मत समझ लेना, ये 2 बार लिख रहा है ये। प्रबल प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा बिल्कुल सिंपल, -57 किलो जूल। प्लस नहीं रहती, माइनस रहती है भाई, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था प्लस भी, कई बच्चे प्लस कर कर आए होंगे, ठोकिया है। 55.7 पढ़ा, 57 या 55 पढ़ा, सीधा ठोक दिया। प्लस नहीं है, ये माइनस में है। आदर्श विलयन को प्रदर्शित करते हैं। आदर्श विलयन लगभग जो सेम परिवार के, आदर्श कौन होते हैं? आइडियल, जहां शांति रहती है, सेम परिवार के मेंबर। सेम परिवार के हैं, जल एथेनॉल नहीं, एसीटोन क्लोरोफॉर्म नहीं, ऐसे ये सेम परिवार के। बेंजीन टालुइन बेचारे से क्या है? ये बेंजीन है, और ये क्या है? टालुइन। ये एक ही फैमिली के हैं, तो ये क्या है? आदर्श विलयन। कौन सा तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता? मोलरता, मोलरता, इसमें आयतन आता है, वो तापमान के साथ परिवर्तित होता है। मोलरता में आता है क्या आयतन? बिल्कुल आता है, तो ये नहीं होगा। नॉर्मलता में भी आता है, फॉर्मलता में आता है, मोललता ये नहीं होता। मोल बट्टे क्या रहता है? विलायक का भार केजी में, इसमें आयतन नहीं आता। इसलिए मैंने बहुत बढ़िया ढंग से थर्मोडायनेमिक्स से सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करे थे, वहां पर आपने पढ़ा होगा। अधिकतम हिमांक 12th में है ये क्वेश्चन, अपने छोटे बहन भाई से पूछ लेना, 12th में वही बता देगा ये। फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसमें आई वांटअप गुणांक की वैल्यू इसमें कितने? ये Na प्लस प्लस Cl माइनस आई इज इक्वल टू 2 है इसके लिए। इसके लिए Ca प्लस 2, 2Cl माइनस, इसके लिए 3, और इसके लिए ग्लूकोज के लिए 1 है, इसके लिए Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, इसके लिए कितने? 4, इसके लिए होगा। अणु संख्या गुणधर्म है ना, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? अणुओं की संख्या पर। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ये हो जाएगा। परासरण दाब किस पर निर्भर करता है? पाई इज इक्वल टू CRT होता है, ICRT ये होता है। अब दाब तो है नहीं इसमें, ताप तो है, श्यांत ये हो जाएगा ताप पर। किस पर डिपेंड करता है? ताप पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? ताप पर। अणु संख्या गुणधर्म क्या है जो अणुओं पर डिपेंड करते हैं? आयतन करता है, घनत्व करता है, ये नहीं करता। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये अणु। तो बहुत ही सिंपल पेपर था ये सारे, और ज्यादातर बच्चों ने बढ़िया करा होगा, एंजॉय किया होगा। हमने जो सीरीज बताई थी उसको एंजॉय किया होगा। साथ ही साथ यदि आप साइंस कैटलिस्ट के साथ चलते हैं, साइंस कैटलिस्ट की सीरीज को देखते हैं, चैप्टर्स को देखेंगे, आने वाले समय में साइंस कैटलिस्ट बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, चाहे ब्रज यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए हम कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों की भारी डिमांड है, सर इस प्रकार हमें एक ही जगह सारे कंटेंट मिल जाएं,
तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। तो इसी प्रकार आपके लिए जल्दी लेकर आ रहे हैं पूरी सीरीज, तो लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको जल्द नई सूचना मिलने वाली है और सबके लिए फायदेमंद सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसलिए डटे रहें, जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।